ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के हिंदी के लेक्चर में बृहद मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन तासिका में मैं आपकी हिंदी टीचर शारदा खराड़े सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप किस प्रकार का है तथा ये जो आपका हिंदी का 80 मार्क्स का पेपर है वो आप पेपर 3 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कक्षा 9वीं और हमारा विषय है कृति पत्रिका, यानी कि प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है उसे प्रारूप भी कहा जाता है और उसके कुल अंक जो है वो अंक है 80। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक, हमारा जो हिंदी का पेपर है इसमें कुल 5 प्रश्न प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 आता है, उसमें उप प्रकार आता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 में आता है, यानी कि दूसरा पैराग्राफ आता है, वो आपको 8 अंक के लिए आता है। और तीसरा पैराग्राफ जो ई में आता है वो अपठित गद्यांश होता है, यानी कि अनसीन पैसेज होता है, वो आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। तो कुल प्रश्न क्रमांक 1 में आपको टोटल 20 मार्क्स दिए जाते हैं लिखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 2 में और प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो आपका गद्य विभाग होता है। प्रश्न क्रमांक 2 में कविता आती है, उसे आप हिंदी में पद्य भी कह सकते हैं। पद्य में आता है, उसमें एक कविता आती है जो सीन कविता होती है, हमारे जो पोर्शन है उसमें से ही दी जाती है, वो आपको कुल 6 मार्क्स के लिए दी जाती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 में आता है, वो आपको उसमें अनसीन पोएम दी जाती है, वो आपको 6 मार्क्स के लिए दी जाती है। तो टोटल हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 होता है वो आपका पद्य विभाग आता है और वो 12 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आता है, वो पूरक पठन आता है, उसमें गद्य विभाग आता है में, वो 4 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद में आता है, उसमें पद्य विभाग आता है, वो कहाँ का पद्य विभाग जो है वो पूरक पठन में से, क्योंकि अगर आपने हिंदी का जो आपका 9वीं का जो पाठ्य पुस्तक है उसे आपने अगर ठीक से देखा होगा तो उसमें गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन इस प्रकार से तीनों कैटेगरीज में उसका डिवाइडेशन किया गया है। तो पूरक पठन में उन्होंने गद्य भी दिया हुआ है और पद्य भी दिया हुआ है, इसलिए आपको एग्जाम में पूरक पठन में 4 मार्क्स के लिए गद्य विभाग आता है पूरक पठन में से, और पूरक पठन में से पद्य विभाग आता है आपको 4 अंक के लिए। तो कुल प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो आपका पूरक पठन आता है 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, हर एक प्रश्न क्रमांक के ऊपर हम डिटेल में आगे जाकर आगे लेक्चर में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले शॉर्टकट में टोटल जो 5 प्रश्न क्रमांक है उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 4 जो आपका आता है वो आता है व्याकरण विभाग, और वो यहाँ पे 1 से 8 आंकड़े आते हैं। वो कितने के लिए आते हैं? 1 मार्क्स के लिए, यानी कि आगे चल के जब मैं आपको व्याकरण विभाग जो दिखाऊंगी उसमें जब आप सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें से पहले 1 से 8 जो आंकड़े हैं वो कंपलसरी 1 मार्क्स के लिए आता है, जैसे कि संज्ञा पहचानना, उसके बाद में दूसरे जो है काल परिवर्तन जो है, उसके बाद में जो शॉर्टकट प्रेरणार्थक रूप लिखिए, लिंग पहचानिए, ये सारे जो प्रश्न है आपके, वो प्रश्न उप प्रश्न जो है वो आपके 1 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में 9, 10, 11 ये जो 3 आंकड़े हैं ये आपके प्रत्येक की मतलब हर एक आंकड़े के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो कुल
1 से 8 के लिए एक एक मार्क्स, यानी कि वो होते हैं 8 मार्क्स, और 9, 10, 11 ये 2, 2, 2 यानी कि 6 मार्क्स। तो टोटल 8 और प्लस 6 14 मार्क्स जो है वो आपके प्रश्न क्रमांक 4 के लिए व्याकरण विभाग में दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 हिंदी में या लैंग्वेज सेक्टर जो है हमारा, उसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों सेक्टर में उपयोजित लेखन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 26 जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी उन्होंने उपयोजित लेखन के लिए दिए गए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द जो स्कोरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो पासिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। अगर कोई स्टूडेंट इनमें से उपयोजित लेखन को अच्छे से करता है तो 100% वो बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा, क्योंकि उपयोजित लेखन के 26 मार्क्स है, उसमें से अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो आपको 23, 24 मार्क्स, उसमें एक एक मार्क्स हर एक का जाएगा, तो 20 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं, और स्कूल से भी 15, 16, 17 या 18, 19, 20 तक भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको पासिंग के लिए 100 में से 35 मार्क्स चाहिए। 80 में से अगर ये 20 मार्क्स मिलते हैं आपको, और आप गद्य, पद्य, पूरक पठन या व्याकरण में थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, तो इसमें भी आपको 20 और वो प्लस वहां के मिनिमम 10 या 15 मार्क्स भी पकड़िए तो 35 मार्क्स आपके वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए उपयोजित लेखन को लैंग्वेज सेक्टर में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप उपयोजित लेखन अच्छे से करते हो तो आप पूरा पेपर अच्छे से कवर कर सकते हो। इसलिए उपयोजित लेखन की तैयारी अभी से ही प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी 10th क्लास है, उसमें उपयोजित लेखन आपका कैसे भी करके होना चाहिए। एक तो आपकी थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, इसकी वजह से आपको बोलने में इतनी तकलीफ नहीं, लेकिन लिखते समय आपसे बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, इसलिए अभी से ही लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो आपका उपयोजित लेखन है उसमें अ आता है, वो आपका 9 मार्क्स के लिए आता है, आ आता है वो आपका 10 मार्क्स के लिए आता है, और ई आता है वो आपका 7 मार्क्स के लिए आता है। अ में क्या आता है, आ में क्या आता है, ई में क्या आता है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो कुल यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 में आपको उपयोजित लेखन दिया गया है, और वो आपको 26 मार्क्स के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे एक नजर डाल देते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 आपका 20 मार्क्स के लिए आता है, प्रश्न क्रमांक 2 आपका 12 अंक के लिए आता है, प्रश्न क्रमांक 3 आपका 8 अंक के लिए आता है, प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो आपका 14 मार्क्स के लिए आता है, और प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो आपका 26 मार्क्स के लिए आता है। तो टोटल आपका जो हिंदी का पेपर है वो पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है। अभी हर एक प्रश्न क्रमांक में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, और इसमें जब भी मैं आपको अभी बता रही हूँ तो इसमें मैंने हर एक प्रश्न क्रमांक के लिए समय निर्धारित किया है। उसमें आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने टोटल जो है वो हमारा पेपर 180 मिनट्स का है, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर है। 3 घंटे का मैंने हर एक प्रश्न वाइज में डिवाइडेशन किया है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो पेपर है वो पेपर 3 घंटे के अंदर आराम से कवर हो जाएगा। इसलिए आप अभी जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और चाहिए तो नोट डाउन भी कर लीजिए कि हर एक प्रश्न क्रमांक के लिए हम कितना समय निर्धारित कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है हमारा यहाँ पे वो विभाग 1 आता है, वो गद्य विभाग आता है, और वो कुल 20 अंक के लिए आता है। कितने अंक के लिए आता है? 20 अंक के लिए आता है। उसमें से पहला जो है जो मैंने अभी आपको बताया वो अपठित गद्यांश है, और वो आपको 130 से 150 शब्दों के बीच में ही दिया जाता है। यानी कि अभी आज का जो हम प्रैक्टिस एग्जाम जो देख रहे हैं उसमें अभी आज मराठी का पेपर हमने लिया था, तो पेपर दिया है बच्चों को, तो उसमें उन्होंने पैसेज जो है वो पैसेज में
वर्ड जो है वो एक जैसे ही वर्ड दिए गए हैं, इसकी वजह से बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग अच्छे से हो तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा और उनका जो शब्दों का क्राइटेरिया है वो सेम ही रहता है जी, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया है उसी प्रकार का क्राइटेरिया उसमें आएगा बोर्ड के एग्जाम में। या तो प्रैक्टिस एग्जाम में थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार की ज्यादा मोस्ट ऑफ द 99% मिस्टेक नहीं होती है। इसलिए पठित गद्यांश जो है वो आपका 130 से 150 शब्दों के बीच में आपको दिया जाता है और उसके लिए उन्होंने अंक दिए हैं 8। अभी इसमें देखिए कि इसमें पठित गद्यांश जो है उस पठित गद्यांश में आपको कौन कौन से प्रश्न क्रमांक दिए जाते हैं। देखिए उप प्रश्न क्रमांक, जैसे कि पठित गद्यांश और अपठित पठित जो गद्यांश है यानी कि 2 दिए जाते हैं, 2 पैसेज दिए जाते हैं और हर एक में उन्होंने सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि आकलन कृति के लिए उन्होंने 2 अंक दिए हैं और प्रत्येक के लिए उन्होंने आकलन कृति में आपको 2 घटक दिए जाएंगे। इसमें वैसे भी आप जब एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें उन्होंने क्या किया है कि 2 प्रकार के प्रश्न देते हैं और हर एक के लिए जैसे कि बॉक्स में दिए जाते हैं, संजाल पूर्ण कीजिए या तो फिर किसी प्रकार का नाता दिया जाता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस प्रकार से वो प्रश्न दिए जाते हैं। तो कुल वो हर एक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स के लिए होता है और 2 ही घटक आपको वहां पे पूछे जाते हैं, वो टोटल आपके 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद में उन्होंने आकलन कृति में सेम जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है ना, वैसे ही दूसरे पैराग्राफ में दोनों पैराग्राफ का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने सेम ही रखा है। शब्द संपदा, शब्द संपदा यानी कि क्या कि उसमें आपको पैराग्राफ के नीचे अनेकार्थी कृति में अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, शब्द युग्म पूछे जाते हैं, समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, कठिन शब्दों के लिए लिंग, वचन, कृदांत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, 1 मार्क्स के लिए ऊपर के 2 मार्क्स हुए, यहाँ पे 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ऊपर के 2 4 मार्क्स हुए। उसके बाद में शब्द संपदा आपकी 2 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं। उसमें आप देखते हो कि समानार्थी, विरुद्धार्थी या बाकी जो भी ग्रामर के छोटे छोटे जो चैप्टर है वो इसमें दिए जाते हैं। तो आपको उसके कुल 2 अंक दिए जाते हैं। और अंत में चौथा जो है उसमें अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी कि क्या, हम उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो आपको वहां पे आप निगेटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, आपको जो भी उस विषय से रिलेटेड लगता है वो सब आप उसमें लिख सकते हैं। उसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछा है और उसमें आपको खुद का ओपिनियन लिखना है, अभिव्यक्ति लिखनी है, तो उसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो वो जो अभिव्यक्ति है वो आपके 2 मार्क्स के लिए है, इसलिए कम से कम 4 सेंटेंस आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर आप 4 सेंटेंस लिखते हैं तो चेक करने वाला आसानी से आपको 2 मार्क्स दे देगा, क्योंकि एक सेंटेंस के लिए आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस आप आसानी से, सेंटेंस बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस आप छोटे छोटे भी बनाएंगे तो भी चलेगा, शॉर्ट एंड स्वीट हम कहते हैं ना, उसी तरह से। तो 4 सेंटेंस बना दीजिए और वो कैसे बना दीजिए, शॉर्ट बना दीजिए, उससे आपको 2 में से 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो कुल जो आपका पैराग्राफ है, पहला गद्यांश है, वो टोटल आपका 8 मार्क्स के लिए है और उसके लिए मैंने समय 15 मिनट का निर्धारित किया गया है। अभी आप कहोगे टीचर 15 मिनट तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे पास 180 मिनट से, तो इसलिए 15 मिनट तो इसमें लगने ही वाले हैं, क्योंकि पैसेज होता है, थोड़ा सा रीड करने के लिए टाइम लग जाता है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है। तो वैसे भी अगर आप अच्छे से पहले से ही रीडिंग करके टॉपिक रखते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये सिन पैसेज है, दोनों भी कैसे है, सिन पैसेज है, यानी कि आपके पोर्शन में से ही आए हुए हैं। तो पहले से ही अगर आपने जो गद्यांश है वो अच्छे से टॉपिक रीड करके रखे हैं, तो आपको टॉपिक रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहला स्टार्टिंग का स्टार्ट किया और एंडिंग का स्टार्ट किया, आपको पता है उस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है,
इसलिए आपको ज्यादा रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अनसीन पैसेज अगर रहेगा तो उसमें आपको रीड करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि प्रश्न कैसे आता है उसके ऊपर भी डिपेंड है। इसलिए पद्यांश के लिए, इसलिए गद्यांश में जो सीन पैसेज है पहले दो, उसके लिए हमने 8 अंक के लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है एक गद्यांश के लिए। दूसरे पैसेज के लिए मैंने 8 अंक, उसके लिए भी मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो कुल इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुल प्रश्न क्रमांक 1 जो है उसमें गद्यांश में सीन पैसेज जो है वो 8 8 16 मार्क्स के लिए आता है और उसमें 30 मिनट्स आपके टोटल जाते हैं। उसके बाद में अपठित गद्यांश जो है वो अपठित गद्यांश के लिए यानी कि अनसीन पैसेज के लिए वो कितने रहे, 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट का समय मैंने वहां पे निर्धारित किया है। तो इसलिए गद्य विभाग जो हमारा 20 मार्क्स का है उसके लिए टोटल 40 मिनट जो है वो 40 मिनट्स का समय मैंने निर्धारित किया गया है प्रश्न क्रमांक 1 गद्य विभाग के लिए। अभी गद्य विभाग में आपको पढ़ाई के लिए क्या क्या आने वाला है वो देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 9 का है वो 25% पोर्शन जो है हिंदी का वो कम किया गया है। इसके लिए आपको गद्य विभाग में 2 ही टॉपिक आने वाले हैं, इनाम और आतिथ्य के पत्र। तो इन दोनों में से ही आपको अच्छे से करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मैंने आतिथ्य के पत्र इसमें से कुछ दिया हुआ है। इसमें देखिए किस प्रकार से पहले आकृति पूर्ण कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि पहले जो है, पहले के जो 2 प्रश्न है वो कैसे होंगे, आकलन के ऊपर होंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसके बाद में कारण लिखिए, आकलन कृति हेतु भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और कृति क्रमांक 3 में देखिए शब्द युग्म लिखिए, लिंग पहचानिए, विलोम शब्द लिखिए, अर्थ लिखिए। तो इस तरह से आपको 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज्यादा प्रश्न दिए हैं, ये इतने प्रश्न आपको नहीं दिए जाएंगे, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, बाद में आप पैराग्राफ में से उसके जो उत्तर है वो उत्तर ढूंढ लीजिए। लेकिन इस प्रकार से ही क्राइटेरिया आपको एग्जाम में आने वाला है। और स्वमत अभिव्यक्ति के लिए भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए किस प्रकार से वेदांत, उपनिषद व गीता भारतीय संस्कृति के मूलाधार, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये जो विचार है वो विचार आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो पैराग्राफ के आधार पे भी आप उसका उत्तर लिख सकते हो। लेकिन ऐसे ही ब्लैंक मत रखिए, कुछ ना कुछ तो उसमें लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो कैसे होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। अगर टीचर ने बोला है ना स्वमत लिखना है, तो इसका मतलब दूसरे पैराग्राफ का यहाँ पे लिख के नहीं देना है। कुछ कॉमन जो प्रश्न है वो कॉमन प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे कि प्राणियों के ऊपर दया करना आपको क्या लगता है, तो इसके ऊपर आप अपने खुद के मन से भी लिख सकते हो, उसमें आपको पैराग्राफ की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो गद्य विभाग है वो अंक 8 के लिए आता है और उसके लिए हमने समय जो निर्धारित किया गया है वो 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद में हमारे 2 पैराग्राफ हुए, 2 पैराग्राफ हमारे 8 और 8 16 अंक के लिए। तो अभी तक हमारे 16 अंकों की तैयारी हो गई। उसमें मैंने आपको क्या कितना समय बताया, 30 मिनट्स। अंक 8 के लिए 15 मिनट्स, दूसरा पैराग्राफ जो है उसके लिए 15 मिनट्स, टोटल 30 मिनट्स। उसके बाद में हमारा जो अपठित गद्यांश आता है वो कैसे आता है, 80 से 100 शब्दों में आता है और वो 4 अंक के लिए होता है। आकलन कृति, उसमें भी सेम कंडीशन दी गई है। उन्होंने आकलन कृति के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं और अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो कुल कितने अंक होते हैं हमारे, 4 अंक होते हैं। आगे चल के ये देखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, ये अपठित गद्यांश है यानी कि अनसीन पैसेज है और आपको एग्जाम में 100% अनसीन पैसेज आएगा ही आएगा। गद्य विभाग में सबसे पहले 2 सीन पैसेज आएंगे, उसके बाद में अनसीन पैसेज आएगा। वो आपका कितने मार्क्स के लिए होगा, 4 मार्क्स के लिए होगा। तो उसके लिए मैंने समय निर्धारित 10 मिनट का किया है। कितना किया है, 10 मिनट।
अभी आप कहोगे टीचर आपने 8 अंक के लिए 15 मिनट दिया है और यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स के लिए आपने 10 मिनट दिया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज यानी कि ये पैसेज जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो बाहर से आता है, जनरल नॉलेज से आता है। इसलिए इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें पैसेज को पहले अच्छे से रीड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 100% स्वमत का प्रश्न दिया जाता है। और स्वमत का प्रश्न उसका उत्तर लिखने के लिए आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ में एग्जैक्टली क्या दिया गया है वो रीड करना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो पैसेज अच्छे से रीड करना होगा। तो इसलिए ये जो अनसीन पैसेज है उसके लिए मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो टोटल 20 अंक के लिए है और उसके लिए हमने समय जो है वो समय निर्धारित किया है 40 मिनट यानी कि 40 मिनट। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो 40 मिनट के अंदर कैसे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 40 मिनट के, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे डेढ़ घंटा, 1 घंटा भी नहीं, डेढ़ घंटा उनका प्रश्न क्रमांक 1 में ही चला जाता है। और इसकी वजह से 1.5 घंटा अगर प्रश्न क्रमांक 1 में चला जाता है तो बाकी का पेपर वो कैसे कवर करेंगे। इसलिए ये समय का जो निर्धारण है वो उसे अच्छे से या अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए कि टीचर ने बोला है 40 मिनट्स का उन्होंने समय दिया है, तो उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा पकड़िए या 10 मिनट पकड़िए, 50 मिनट्स तक कैसे भी करके आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप लोग बाकी का जो पेपर है वो बाकी का पेपर अच्छे से कवर कर पाए। उसके बाद में देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि विभाग 2 आता है, वो है पद्य। उसे हम कविता भी कह सकते हैं। वो टोटल हमारा कितने अंक के लिए आता है, 12 अंक के लिए आता है। उसमें देखिए एक मध्यमहीन और एक आधुनिक रचना का चयन आवश्यक है। उसमें पठित पद्यांश दिया जाता है, पठित पद्यांश दिया जाता है, यानी कि दोनों भी जो पोएम है वो आपके जो पोर्शन है हिंदी का उसमें से ही आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो गद्य विभाग है उसमें से 2-3 गद्य विभाग आएंगे, उसके बाद में और एक अनसीन पैसेज आएगा। उसके बाद में पद्य विभाग में हमने देखा दोनों भी 3 पोयम ही आपको एग्जाम में आने वाली है और हर एक पोयम जो है वो 6 मार्क्स के लिए आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 6 मार्क्स के लिए। उसमें भी उन्होंने कैसे आपको जो 6 मार्क्स दिए गए हैं वो कैसे कैसे दिए गए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। देखिए पहले जो 2 मार्क्स है वो आपको आकलन कृति के लिए दिए हैं, उसके बाद में 2 जो मार्क्स है आपको वो शब्द संपदा के लिए मैंने दिए गए हैं, और तीसरा जो है सरल अर्थ, यानी कि यहाँ पे आपको स्वमत नहीं पूछा जाता है। पद्य विभाग में आपको स्वमत नहीं पूछा जाता है, आपको पोयम दी जाती है और आपको उसका अर्थ लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आपको 4 लाइन दी गई है और आपको कहेंगे कि इन लाइन का अपने शब्दों में उत्तर लिखिए, यानी कि अपने शब्दों में उसका उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे पोएम में आपको पहले पोएम एप्रिसिएशन दिया जाता था, लेकिन अभी वो उन्होंने 100 मार्क्स का था, इसलिए अभी 80 मार्क्स किया है। इसकी वजह से पोएम एप्रिसिएशन ज्यादा मोस्ट ऑफ द आता नहीं है। आकलन कृति, शब्द संपदा और सरल अर्थ आपको दिया जाता है। तो इसलिए जो पोएम आपके पोर्शन में है उस पोएम का कम से कम अच्छे से रीड करके और उसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में उसमें से ही पोएम आने वाली है। अभी कौन सी पोएम आने वाली है देखिए, पद्य विभाग में टोटल आपका 25% पोर्शन कम करने के बाद आपका जो है वो पद्य विभाग है उसमें आपको कह कविराय, उड़ान, स्वतंत्रता गान, ये तीनों जो पोएम है वो तीनों पोएम आपको एग्जाम में पद्य विभाग में 12 अंक के लिए आने वाले हैं। तो ये जो 3 पोएम है ना उसमें से कौन से भी अगर आपने 2 करके रखे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से कौन से तो नहीं, आपको तीनों ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये बता नहीं सकते कि तीनों में से कौन सी पोएम आपको आएगी। एक तो पोएम कंपलसरी आएंगी, लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि 2 पोएम करके रखिए और तीसरी पोएम आपने नहीं की और उसमें से ही अगर पोएम आई तो आप कहोगे टीचर
आपने तो हमें 2 ही पोएम करने के लिए कहा था, हमने 2 ही पोएम किए। तो ऐसा नहीं करना है, तीनों पोएम अच्छे से करके रखना है और तीनों पोएम जो है वो बहुत ईजी है। क कबीरा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उड़ान और स्वतंत्रता गान ये दोनों पोएम बहुत ईजी है। इसलिए ये तीनों पोएम जो है वो अच्छे से रीड करके और उसका अर्थ जो है वो अर्थ भी अच्छे से रीड करके रखना है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए शक्ति का दिया हुआ, एक साइड पे मैंने पोएम दी है, दूसरे साइड पे जो आपको 6 मार्क्स जो है वो कैसे दिए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए यह निषिद्ध का दिया लारा हव्यहा ने, इस प्रकार से यहाँ पे है। कृति 2 में आकलन कृति में आपको जोड़ियां दी गई है। इस प्रकार से कौन से भी प्रश्न प्रकार उसमें आ सकते हैं। और अंत में भावार्थ दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले कि सरल अर्थ लिखिए, तो उसी तरह से यहाँ पे सरल अर्थ के लिए उन्होंने कुल कितने अंक दिए गए हैं, 2 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि पद्यम 1 में आपको कुल कितने अंक दिए गए हैं, टोटल 6 मार्क्स दिए गए हैं और उसके लिए मैंने इस मार्क्स का समय निर्धारण किया गया है 15 मिनट, यानी कि पोएम के लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। वैसे तो से 6 मार्क्स कम है, लेकिन आपको भी पता है कि पोएम है, पोएम समझने में, उसका अर्थ लिखने में और अच्छे से क्वेश्चन का उत्तर लिखने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने पोएम के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। पहले पोएम के लिए सीन पहली जो पोएम है उसके लिए 6 मार्क्स है, उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है और दूसरी जो सीन पोएम है 6 मार्क्स की, उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो आपका पद्य विभाग आता है, वो 12 मार्क्स के लिए आता है और उसके लिए मैंने 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया है। आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी समय बताया है वो क्राइटेरिया वाइज और बहुत सोच समझकर आपको मैं समय बता रही हूँ। इसलिए आप अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन करके रखिए और थोड़ी तो इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए 100% आपको आपका जो रिटर्न वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। जो मैंने आपको समय बताया है ना, उसके हिसाब से ही आपको स्पीड बढ़ाना है और उसके हिसाब से ही आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे ये ईयर का तो आपका हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर की आपकी पेपर की जो टेंडेंसी है 3 घंटे के अंदर वो आराम से हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम रहेगा तो वो टाइम पे तो आपको टाइम बढ़ा के नहीं दिया जाएगा। मे भी ये ईयर के बच्चों को दिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई है इसलिए, लेकिन आप लोगों को 3 घंटे का ही समय होगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेटर है जो मैं आपको समय बता रही हूँ उसके हिसाब से ही आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और क्वेश्चन का आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा पूरक पठन आता है। पूरक पठन के बारे में मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है कि पहला जो हमारा हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य विभाग और पद्य विभाग 2 ही विभाग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो सके, क्योंकि अभी 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं वो अभी बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के बाद उनके अंदर संस्कार जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए ये अलग से जो विभाग है वो 9वीं और 10वीं में बनाया गया है पूरक पठन का। उसमें गद्य भी आता है और पद्य भी आता है, इसलिए उसमें बच्चों को उस गद्य के माध्यम से, उस पद्य के माध्यम से अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की जाती है ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो सके। इसलिए पूरक पठन का इस्तेमाल किया गया है। यह पूरक पठन आपको प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत आता है और वो टोटल 8 अंक के लिए आता है। कितने अंक के लिए आता है? 8 अंक के लिए आता है। उसमें देखिए पठित गद्यांश यानी कि सीन पैसेज आता है। अब ये सीन पैसेज के कितने शब्दों में आता है? 80 से 100 शब्दों में आता है। यानी कि आपको जो सीन पैराग्राफ जो दिया जाता है वो पूरक पठन में से वो आपको 80 से 100 शब्दों में दिया जाता है। उसमें उस पैसेज में क्या दिया जाता है? आकलन कृति के लिए 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक, यानी कि उसमें 2 मार्क्स आपको प्रश्न क्रमांक 3 के जो उप प्रकार है उसमें उप प्रकार 1 में दिए जाते हैं, उसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है अभिव्यक्ति।
अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? एक प्रकार से स्वमत ही बताया गया है। तो वो स्वमत आपको कितने शब्दों में लिखना है? 25 से 30 शब्दों में आपको आपका स्वमत लिखना है। उसके हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको शब्द इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली कितना लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्हें बहुत लिखना आता है वो कहाँ पे भी अपना समय वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं वहां पे, अगर अभिव्यक्ति में उनको बहुत टॉपिक अच्छे से समझ में आया ना, तो वो पूरा पेज लिखते बैठते हैं, पूरा आधा घंटा ही उसमें लगा देते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि मम्मी पापा को, क्या अरे मम्मी पापा मैंने तो बहुत पेपर लिखा था, बहुत पेपर लिखा था, ऐसे कैसे मुझे कम मार्क्स मिल गए? आपने पेपर लिखा है, लेकिन आपको जहाँ पे लिखना चाहिए वहां पे आपने पेपर लिखा नहीं, इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने शब्दों की मर्यादा दी गई है और उसके हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अभिव्यक्ति में 25 से 30 शब्दों में लिखिए इस प्रकार से दिया गया है, तो उसी प्रकार से ही आपको लिखना है और उसी तरह से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में पठित पद्यांश आता है आपका 6 से 8 पंक्तियां। देखिए 6 से कितनी 8 पंक्तियां आपको दी जाती है, वो भी सीन होती है, मतलब कि आपका जो पोर्शन है उसमें से ही आपको दी जाएगी। उसमें भी सेम क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। आकलन कृति के लिए 2 दिए हैं, उसके लिए उन्होंने प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया है, यानी कि 2 मार्क्स के लिए आपको आकलन कृति दिया जाता है। और नीचे दूसरा भी अभिव्यक्ति, अभी अभिव्यक्ति में पोयम दी गई है। इसका मतलब इसमें या तो आपको सरल अर्थ लिखने के लिए कहा जाएगा, मोस्ट ऑफ द इसमें पोयम में तो आपको स्वमत लिखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये पूरक पठन है, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होने चाहिए, इसकी वजह से शायद इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। इसमें आपको स्वमत पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये पूरक पठन का थोड़ा सा अलग है। इसके लिए मैं भी मेरे ख्याल से शायद आपको पोएम देने के बाद उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप दोनों भी तैयारी करके रखिए। मतलब वहां पे वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या लगता है हमें प्राणियों से प्यार करना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और आपको कहेंगे आपको इसके बारे में क्या कहना है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में और दूसरा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बड़ों का आदर करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। तो इस तरह से स्वमत आया तो भी लिख दीजिए, सरल अर्थ आया तो भी लिख दीजिए, दोनों साइड से तैयारी कर लीजिए, ताकि फिर आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आ सके। अभी यहाँ पे जो हमारा पूरक पठन है ये टोटल 8 अंक के लिए है। गद्य में मैंने आपको 4 अंक बताए, उसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 10 मिनट। कितने मिनट का समय निर्धारित किया है मैंने? 10 मिनट। 4 मार्क्स के लिए 10 मिनट तो लगने ही वाले हैं। आप इससे भी अगर आपका कम में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इससे ज्यादा मत कीजिए। 10 मिनट का दिया है ना, तो 10 मिनट के अंदर उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में पद्य में भी मैंने सेम ही दिया है। 4 अंक के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है मैंने, क्योंकि पूरक पठन में थोड़ा सा टाइम भी बच्चों को लग सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता होती है और बच्चों को समझने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो जो शब्द है वो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो डेली जो हमारा रूटीन है उसमें से नहीं आता है। ये थोड़े से अलग ही उसकी जो शब्द मर्यादा है वो थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए बच्चों को समझने में आसानी नहीं होती है। सो इसलिए हमारा जो पूरक पठन है वो टोटल 8 अंक के लिए है और उसके लिए मैंने जो समय निर्धारित किया गया है वो टोटल पूरा 20 मिनट्स का जो समय है वो मैंने इसमें निर्धारित किया गया है। 20 मिनट्स यानी कि पूरक पठन के लिए आप क्या कर सकते हो, 20 मिनट्स का समय ले सकते हो। अभी यहाँ पे पूरक पठन में आपको क्या क्या आने वाला है अभी एग्जाम में वो देखिए। उसमें आपको जंगल आएगा, ये गद्य आएगा, निसर्ग वैभव ये आपको पोएम आएगी, और मेरे पिताजी ये गद्य आएगा। यानी कि इसमें 2 गद्य है और एक ही पद्य है, तो इसमें तीनों का भी आप अच्छे से करके रखिए। पोएम का सबसे ज्यादा तो गद्य से पोएम का अच्छे से करके रखिए, क्योंकि गद्य का तो कैसे भी रीड करके आप समझ लेंगे, लेकिन पद्य का आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पद्य का अच्छे से करके रखिए। ये दोनों से भी ज्यादा पद्य का करके रखिए। तो आपको अभी एग्जाम में पूरक पठन में जंगल, निसर्ग वैभव और मेरे पिताजी
इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो इसकी अच्छे से तैयारी करके रखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, देखिए पूरक पठन जंगल दिया है, इसमें आपको ऊपर पैराग्राफ दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ नहीं दिया है क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए पीपीटी में हम ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया है। जस्ट आपको बताया है कि इसमें से पैराग्राफ आप ले सकते हो या तो फिर इसमें से पैराग्राफ आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जंगल है, जंगल का पूरक पठन यहाँ पे आया है, उसके अंक 4 है। उसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में पहचानिए रिश्ते, तो यहाँ पे 4 दिए हैं, हर एक के लिए उन्होंने आधा आधा अंक दिया गया है और टोटल ये जो प्रश्न है अ वाला ये 2 मार्क्स के लिए है। और आ में जैसे कि स्वमत अभिव्यक्ति दिया गया है, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, तो इसमें कुछ बच्चे पॉजिटिव भी लिखेंगे, कुछ बच्चे निगेटिव भी लिखेंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत प्राणी होते हैं, वो कभी कभार हमें बहुत तंग करते हैं, इस प्रकार का भी लिख सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पालतू प्राणियों के लिए मैं ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो बच्चे या वो प्राणी अच्छे से रह सके, कोई उनको मार ना पाए, कोई उनके साथ में बुरा बर्ताव न कर पाए, उसके बाद में किसी को भी उनसे तकलीफ हो ऐसा न हो पाए। इस तरह से आप अपने विचार लिख सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है वो। तो टोटल यहाँ पे पूरक पठन का ये जो गद्य है हमारा, ये टोटल 2 और 2 4 मार्क्स के लिए आता है। और उसके लिए हमने समय कितना निर्धारित किया गया है, 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है इसके लिए टोटल, क्योंकि 10 मिनट आपको लगने ही वाले हैं। 10 मिनट में से 2 मिनट तो आपको रीड करने के लिए कम से कम बोल रही हूँ मैं, कम से कम 2 मिनट तो आपको रीड करने के लिए चाहिए। उसके बाद में 4 मिनट आपको ऊपर का लिखने के लिए, 4 मिनट आपको नीचे का अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा 5 मिनट तो आपको लगने वाला है, 2 मार्क्स के लिए है। लेकिन सोच समझ कर आप लिखते हो ना, तो उसके लिए आपको समय चाहिए। और सोच समझ कर लिखते समय बहुत सारी मिस्टेक मत कीजिए, गलतियां मत कीजिए। जो सेंटेंस है वो छोटे छोटे बनाइए, जिसकी वजह से आपका पेपर खराब ना हो पाए। कम से कम आपके पेपर में मिस्टेक होनी चाहिए, कम से कम, इसका मतलब मिस्टेक नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे मिस्टेक, हम इंसान हैं, मिस्टेक हो सकती है लिखते समय, इसलिए कम से कम जो मिस्टेक है वो आपको करनी है और पेपर को अच्छे से लिखना है। तो ये 4 अंक के लिए। उसके बाद में देखिए पूरक पठन में जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है, पद्य विभाग आता है हमारा, वो पूरक पठन में यहाँ पे देखिए एक साइड पे कविता दी गई है। इतनी बड़ी कविता आपको नहीं दी जाएगी, कविता आपको 6 से 8 लाइन ही आपको दी जाएंगी। तो इस तरह से आपको एक साइड पे पहले ऊपर लाइन दी जाएगी 6 से 8, तो फिर उसके बाद में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें भी 2 मार्क्स के लिए अलग से प्रश्न दिए जाएंगे और 2 मार्क्स के लिए स्वमत दिए जाएगा, या तो स्वमत दिया जाएगा या तो फिर आपको सरल अर्थ बताने के लिए कहा जाएगा। अभी यहाँ पे भी देखिए ये सरल अर्थ के जैसे ही है, पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उत्तर जो दिया है उसमें भी आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पोएम जो है वो पोएम थोड़ी क्लिष्ट आएगी, इसलिए पोएम का अच्छे से सरल अर्थ और पोएम को अच्छे से रीड करके रखो, ताकि बाद में जब ये पोएम आपको एग्जाम में आएंगे तो आपके सामने ऑलरेडी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इसलिए आपको पेपर लिखते समय दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल हमारा प्रश्न क्रमांक 3 आता है पूरक पठन, वो मैंने आपको 8 अंक के लिए बताया है और वो उसके लिए हमने टोटल समय निर्धारित कितना किया गया है, 20 मिनट का समय निर्धारित किया है हमने। 20 मिनट का जो समय है वो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। तो ये हुआ हमारा पद्य विभाग पूरक पठन का। अभी इसके बाद में देखिए हमारा विभाग 4 आता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 आता है हमारा, वो है टोटल व्याकरण का आता है और उसके लिए 14 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये 14 अंक किस किस चीज के हैं वो अच्छे से समझ लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए पहला है शब्द भेद, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये पहचानने के लिए आपको दिया जाता है।
यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती है। सेंटेंस उनको दिया जाता है और उसमें से उनको इन तीनों में से कुछ कोई तो एक पहचानने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसे ठीक से लिखते नहीं हैं। इसकी वजह से आपके मार्क्स वहां पे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले ऊपर सेंटेंस लिखना है, फिर उसके बाद में आप उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये तो फिर वो शब्द लिखिए, उसके आगे संज्ञा लिखिए, ताकि चेक करने वालों को समझ में आएगा कि इसे समझ में आया है, जो भी एग्जाम में प्रश्न उसको पूछा गया है। उसके बाद में दूसरा देखिए, दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपको दो अव्यय दिए जाते हैं, दोनों में से एक ही अव्यय का आपको शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, दो में से किसी एक शब्द का। लेकिन यहाँ पे मैं तो कहती हूँ आप दोनों का भी यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए, दो ही अव्यय शब्दों का लिख दीजिए, ताकि एक का अगर गलत हुआ तो दूसरे का तो बराबर आएगा ना। तो इसकी वजह से आपका एक अंक कहाँ पे भी नहीं जाएगा। इसलिए दो अव्यय शब्द दिए हैं ना आपको, दोनों के भी आप वाक्य में अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, कुछ आधे मिनट का समय लगेगा सिर्फ। इसलिए ये जो है ये पूरा प्रश्न और जो है वो भी कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में देखिए संधि, दो में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना। तो संधि यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी बताया है कि टीचर संधि बहुत क्लिष्ट है, वो समझ में नहीं आता है, वो कैसे करेंगे। तो संधि के जो है वो बहुत सारे उसके प्रकार है, विसर्ग संधि, स्वर संधि। तो इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि है, उसमें इतना समझ में नहीं आता और एक मार्क के लिए हम अपना इतना हमारा जो कीमती वक्त है वो नहीं गवा सकते। तो इसलिए अगर नहीं आपको प्रकार समझ में आते तो एटलीस्ट कम से कम जो उसका हम विच्छेद करते हैं ना, वो तो आप कर सकते हो ना। तो उसमें कम से कम आधा अंक तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो आधा अंक अगर आपको प्रकार नहीं समझ में आते हैं तो उधर आप छोड़ सकते हो, या तो फिर ये ईयर आपके पास है, 9वीं का वर्ष है, नेक्स्ट ईयर आपको 10वीं देनी है, तो ये ईयर आप अच्छे से वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर आपका संधि अच्छे से हो पाए। एक मार्क के लिए जिनको समझ में नहीं आता है कि टीचर बहुत बार मैंने रीड किया, बहुत बार मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रकार मुझे समझ में ही नहीं आते, तो ठीक है, उसका आधा अंक जाने दीजिए, आधा अंक तो आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए ज्यादा रीड करने की जरूरत है, क्योंकि शब्दों के जो विच्छेद होते हैं वो विच्छेद तरह तरह के चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए आपको वो ज्यादा से ज्यादा रीड करना पड़ता है। जैसे समानार्थी, विरुद्धार्थी, विलोम शब्द, यानी कि विलोम जो शब्द है समान अर्थ वाले शब्द है, शब्द युग्म है, उसके बाद में अनेक अर्थ के लिए, एक अर्थ के लिए अनेक अर्थ, इस प्रकार के जो शब्द है वो आपको बार बार रीड करने पड़ेंगे। जितना आप ज्यादा रीड करोगे उतने वो शब्द संचय आपका बढ़ेगा और वो शब्द आपके कान में आएंगे, और इसकी वजह से आपको उसका उत्तर लिखते समय प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर विलोम शब्द आपने बिल्कुल भी नहीं रीड किए तो एग्जाम में आएंगे तो आप उसका उत्तर कैसे लिखोगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये जो छोटे शब्द है उनको रीड करने की कोशिश कीजिए। तो संधि हमारी यहाँ पे कुल एक अंक के लिए आपको दी गई है। दो में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। ये भी यहाँ पे भी मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ पे जो दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं वो दोनों सेंटेंस लिख दीजिए, उसके जो सहायक क्रिया है लास्ट वाले वो दोनों रूप लिख दीजिए ना, दोनों के भी लिख दीजिए। एक मार्क्स के लिए है, लेकिन जाने दीजिए ना, अगर एक का रॉन्ग हुआ तो दूसरे का तो आपका बराबर आएगा ना। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं 100% मैंने एक लिखा है वो मेरा 100% परफेक्ट है, तो ठीक है, आप वहां पे एक ही लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको एक लिखना है या दो लिखना है। उन्होंने आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन रखा है, दो में से किसी एक प्रेरणात्मक रूप का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखना। तो यहाँ पे भी सेम उन्होंने दिया गया है, अगर आपको एक लिखना है तो एक लिख सकते हो आप, लेकिन 100% आपका जो एक है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो वहां पे आपके जो मार्क्स है वो हाथ से मार्क्स जाएंगे, जानबूझकर मार्क्स जाएंगे ना। तो इसलिए जहां जहां पे आपको लगता है थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है कि नहीं, डाउट आता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा गलत हो सकता है, उसका प्रिंट भी गलत हो सकता है, वेलांटी गलत हो सकता है, तो इस पे दूसरा लिख दीजिए ना, दोनों भी लिख दीजिए, एक का नहीं आया तो दूसरे का तो बराबर आ जाएगा ना। इसलिए 6 देखिए, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मुहावरे का चयन करना है।
यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या है वो पहले आपको समझना है, देन उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अभी दोनों में से यहाँ पे एक घटक प्रत्यय के लिए 1 अंक, तो यहाँ पे आपको और नहीं दिया जाता है। मुहावरे आपको डायरेक्ट दिए जाते हैं और 1 मार्क्स के लिए दिए जाते हैं, इसलिए उसे अच्छे से समझ लीजिए एंड देन उसके बाद में लिखिए। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अर्थ लिखते हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं करते। अगर उन्होंने अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है, इसका मतलब हर एक के लिए अर्थ के लिए आधा अंक और वाक्य के लिए आधा अंक, इस प्रकार से 1 मार्क्स दिया गया है। तो इसलिए दोनों को भी आपको लिखना है और अच्छे से लिखना है। तो टोटल यहाँ पे मुहावरे के लिए उन्होंने 1 मार्क्स दिया गया है। हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए व्याकरण में अंक 14 दिया गया है। शब्दों की संधि कीजिए, उसके बाद में देखिए रेखांकित वाक्यों में से मुहावरे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे दिया है कि ऐसे आ सकता है, तो आप उसी तरह से ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में तो हमारा यहाँ पे ये जो व्याकरण विभाग आपको दिया गया है, उसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 30 मिनट्स का। कितने समय का निर्धारण किया है मैंने? 30 मिनट्स का समय निर्धारण किया है। आप नोटबुक में लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 30 मिनट्स का समय जो है वो व्याकरण के लिए लिखा गया है। अभी उसके बाद में हमारा विभाग क्रमांक 5 आता है, रचना विभाग, उसे उपयोजित लेखन भी कहा जाता है। वो टोटल 26 अंक के लिए आता है। उसमें देखिए पत्र लेखन, उसमें आपको 2 प्रकार के पत्र दिए जाते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, यानी कि एक ऑफिशियल अनऑफिशियल। इन दोनों में से एक ही पत्र आपको लिखना है। यहाँ पे उपयोजित लेखन में आपको बिल्कुल भी और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहोगे टीचर मेरे पास समय, मुझे आता है, इसका मतलब आपने कितना भी लिखा तो भी एक ही टॉपिक का आपको मार्क्स मिलेगा। आपने दो लेटर लिखा तो भी एक ही लेटर का आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए 2 लिखने से बेटर है 1 लिखिए, लेकिन वो अच्छे से लिखिए। तो पत्र लेखन के लिए 2 में से 1 आपको लिखना है। उसके लिए मार्क्स जो है वो कितने निर्धारित किए हैं, 5 मार्क्स के लिए आता है। और पत्र लेखन के लिए मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। कितने मिनट का समय निर्धारित किया है? 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। 10 मिनट के अंदर आपका पत्र लेखन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में गद्य आकलन। गद्य आकलन, इसमें आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो मेरा तो ये मानना है, अगर आपको प्रश्न तैयार करना है तो इसके लिए आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं है, आपको ज्यादा रीडिंग नहीं करना आता है, तो ज्यादा रीडिंग करने के लिए समय नहीं गंवाना है। यहाँ पे 4 सेंटेंस ऐसे देखने हैं कि जिसमें से उसको एक वाक्य में अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। वो जो उत्तर मिलता है ना, वो कैंसिल करना और डायरेक्टली प्रश्न बना देना। ऐसे 4 सेंटेंस ढूंढने हैं आपको। फटाक से पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 4 सेंटेंस ऐसा देखेंगे, उसमें से जो उत्तर है वो निकाल देंगे और 4 सेंटेंस फटाक से बना देंगे। तो इसलिए प्रश्न निर्मिति के लिए मैंने 4 मार्क्स के लिए सिर्फ 5 ही मिनट का समय दिया है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत इजी है। उत्तर आपके सामने, सिर्फ उत्तर को आपको कैंसिल करना है और प्रश्न बना देना है। यहाँ पे आपके कितने होते हैं? 5 मिनट होता है। उसके बाद में वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन। अभी बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वृत्तांत लिखूं या कहानी लिखूं। टीचर मुझे दोनों भी आते हैं। तो उसमें से वो टाइम पे एग्जाम में आप दोनों भी देखिए, दोनों में से जो आपको अच्छा आएगा वही आप लिखिए। दोनों के दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे या तो वृत्तांत लिखिए या तो कहानी लिखिए। दोनों के लिए 5 मार्क्स है। आपने दोनों भी लिखा तो भी आपको 5 ही मार्क्स मिलेंगे, आपने एक ही लिखा तो भी आपको 5 ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए दोनों में से एक ही लिखना है। तो इसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 10 मिनट। अभी 5 मिनट के लिए है, 5 मार्क्स के लिए है, 10 मिनट तो लगने ही वाले हैं। में भी ज्यादा भी लग सकते हैं, आपको 15-15 मिनट लग सकते हैं। या तो फिर आप जो पहले के जो हमारे प्रश्न क्रमांक है उसमें कम समय लीजिए, ताकि बाकी का बचा कुचा जो समय है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ले लें। क्योंकि ये जो है उपयोजित लेखन, वो पूरा हम अपने मन से लिखते हैं, इसलिए हमें कहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि पैराग्राफ में से तो कम से कम हमारे सामने शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरी कहानी, पूरा निबंध, पूरा विज्ञापन, ये सारे जो है पत्र लेखन, ये सारे आपको अपने मन से लिखने हैं।
इसके लिए आपके पास शब्द संचय होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं तो कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो समय है वो समय उपयोजित लेखन के लिए आपके पास होना चाहिए। या तो फिर आप पहले उपयोजित लेखन कीजिए, लेकिन उपयोजित लेखन के लिए जितना हमने समय निर्धारित किया है, जैसे कि मैंने उपयोजित लेखन के लिए 50 मिनट्स का समय निर्धारित किया है, तो आप उसमें 10 मिनट ऐड कर दीजिए। 1 घंटे में कैसे भी करके आपका उपयोजित लेखन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में उपयोजित लेखन की शुरुआत करते हो तो या तो फिर एंडिंग में आप रखिए, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपका बाकी का सारा कवर होना चाहिए, और 2 घंटे से कम समय में होना चाहिए, 1.25 2 घंटे में ही होना चाहिए। लास्ट का जो 1 घंटा है वो आपके पास उपयोजित लेखन के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे कहानी लेखन के लिए या विज्ञापन या वृत्तांत लेखन के लिए मैंने यहाँ पे कितने मिनट का समय दिया गया है, 10 मिनट का मैंने समय दिया गया है। उसके बाद में देखिए विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में आपको शॉर्टकट में लिखने की जरूरत होती है, उसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आपको क्या कितने मार्क्स के लिए है, वो 5 मार्क्स के लिए है। उसके लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट रखे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया है, आपको बॉक्स बनाना है। आपको जो भी विषय से रिलेटेड है, जैसे कि अगर कुछ होगा तो खुशखबर खुशखबर खुशखबर, या तो फिर स्कूल का रहेगा तो स्कूल से रिलेटेड आप लिखोगे आइए आइए आइए। नीचे आपको क्या करना है, समय, मोबाइल नंबर, जीमेल और एड्रेस वही डाल देना है, और जो भी विषय है वो विषय उसमें डाल देना है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और विज्ञापन लेखन शॉर्ट एंड स्वीट ही अच्छा लगता है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और विज्ञापन लेखन बॉक्स में ही लिखना है, बॉक्स में ही करना है। और पूरा विज्ञापन आपको पेन से ही करना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले पेंसिल अलाउड था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अभी बोर्ड ने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। बोर्ड ने कहा है पेंसिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कुछ पिक्चर बनाते हो उसमें थोड़ा सा करते हो तो ठीक है, लेकिन बॉक्स वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको पेन से ही करने हैं। और एक ही पेन का इस्तेमाल कीजिए, दो दो पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। या तो आप ब्लैक पेन से लिखते हो तो ब्लैक पेन से लिखिए, या तो फिर आप ब्लू पेन से लिखते हो तो ब्लू पेन से लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे विज्ञापन लेखन जो है वो आपका 5 मार्क्स के लिए है, और इसके लिए मैंने 5 मिनट का समय लिया है। उसके बाद में निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है वो आपका 7 मार्क्स के लिए आता है, और उसके लिए मैंने 20 मिनट का समय निर्धारित किया है। कितने मिनट का समय निर्धारित किया है, 20 मिनट का समय निर्धारित किया है, क्योंकि निबंध लेखन के लिए टाइम लग सकता है। यहाँ पे देखिए उपयोजित लेखन में मैंने कुछ यहाँ पे इस प्रकार से पैराग्राफ आपको दिया है, उसके नीचे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप नंबर डाल दीजिए, और फिर उसके बाद में प्रश्न बनाना है। इसमें आपको उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिए, आपको सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए कहा है तो प्रश्न ही बनाने हैं, और प्रश्न होने के बाद क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है। और उसके बाद में वृत्तांत लेखन भी मैंने आपको अब भी समझाया कि अथवा आता है, वृत्तांत ऊपर आता है, कहानी लेखन नीचे आता है। उसके बाद में विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक के ऊपर ही निबंध लिखना है, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ टीचर मुझे दोनों भी टॉपिक आते हैं, तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक आते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने 2 टॉपिक लिखे, 3 टॉपिक लिखे तो भी आपको 7 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए एक ही टॉपिक लिखिए, वो अच्छे से टॉपिक लिखिए, ताकि आपको यह वहां पे 7 में से 6 अंक मिल पाए। तो निबंध लेखन के लिए मैंने कितना समय दिया है, 20 मिनट्स का समय दिया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बार नजर डाल देते हैं। गद्य विभाग के लिए हमने टोटल 20 मार्क्स हमारे गद्य विभाग के लिए है। उसमें से सीन पैसेज के लिए 8 अंक के लिए मैंने 15 मिनट, दूसरे पैसेज के लिए मैंने 15 मिनट, और अनसीन पैसेज के लिए मैंने 10 मिनट। ऐसे कुल आपको प्रश्न क्रमांक 1 के लिए मैंने 40 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो यहाँ पे 40 मिनट के अंदर आपका जो है गद्य विभाग वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में पद्य विभाग जो है उसमें सीन पोएम जो है उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। उसके बाद में दूसरी सीन पोएम है, उसके लिए भी मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल आपका प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो 30 मिनट्स के अंदर
कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमने प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन देखा। उसमें पैसेज आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए। उसके लिए हमने 10 मिनट का समय दिया है। पूरक पठन पद्य के लिए हमने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल आपका पूरक पठन जो है वो 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमने प्रश्न क्रमांक 4 देखा, व्याकरण। वो अंक 14 आए थे हमारे, उसके लिए मैंने 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद में लास्ट में हमने उपयोजित लेखन देखा। उपयोजित लेखन के लिए कम से कम हमारे 50 टू 60 मिनट हमारे कम से कम उपयोजित लेखन के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे कम समय में हमसे नहीं हो पाएगा। हमें बहुत ज्यादा लिखना है। अगर आप लिखोगे तो 2 घंटा भी कम पड़ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम 50 मिनट्स का समय दिया है। पत्र लेखन के लिए हमने 10 मिनट का समय लिया। प्रश्न निर्मित के लिए हमने 5 मिनट दिए हैं। उसके बाद कहानी या वृत्तांत लेखन के लिए हमने 10 मिनट दिए हैं। विज्ञापन के लिए हमने 5 मिनट दिए हैं। निबंध के लिए हमने 20 मिनट दिए हैं। और अंत में पेपर जांच करना, उसके लिए हमने 10 मिनट दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टोटल हमारा जो पेपर है, पेपर हमारा टोटल 180 मिनट्स में हमारा पूरा जो पेपर है वो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है